मैं कनाडा जैसे देश में जेल में जेलर थी और ज़्यादातर जेल में मेरी नाइट ड्यूटी लगा करती थी। एक रात एक मुजरिम औरत ने बच्चे को जन्म दिया और बोली मेरे बच्चे को तुम रख लो। वो नहीं चाहती थी कि जेल में उसका बच्चा रहे। वैसे तो मैं बेऔलाद थी। जल्दी से उस बच्चे को छुपा कर घर ले आई, पर बच्चे की शक्ल देखकर मेरे पति रोने लगा और बोला जल्दी से उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ आओ। मैं मजबूर होकर वापस जेल गई। सर पर आसमान टूट पड़ा जब देखा उसकी माँ तो। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मेरी ज़िंदगी की कहानी अजीबोगरीब है। मेरी ज़िंदगी में मेरा बचपन, जवानी और उम्र का ये हिस्सा बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। इसलिए मैं अपनी कहानी आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। शुरुआत अपने माँ बाप की ज़िंदगी से करूँगी। उनकी शादी पसंद की थी। मेरे पापा पंजाब से कारोबार के सिलसिले में कनाडा गए थे। वहीं पर अपनी ज़िंदगी की बहुत सारे साल गुजारे और वहीं पर माँ से उनकी शादी हुई थी। मेरी मम्मी कनाडा की एक बहुत खूबसूरत औरत थी और मेरे पापा के पास बहुत सारे दौलत थे। दोनों की जोड़ी चांद चकोर जैसी थी। उनकी शादी के शुरू के दिनों में तो बहुत अच्छे गुजरे थे। पहले ही साल में मम्मी उम्मीद से हुई और हम बहन भाई जुड़वा उनकी कोख में बढ़ने लगे। हमारी पैदाइश भी तो पापा और मम्मी की खुशी आसमान छूने लगी। फिर पापा ने अपने वतन आने का फैसला किया और हम सब अपने वतन पंजाब वापस आ गए। पंजाब हमें कुछ रास नहीं आया। आकर पापा ने यहीं पर कारोबार शुरू किया, लेकिन दिन ब दिन कारोबार में नुकसान ही नुकसान होता चला गया। रात दिन की मेहनत और भारी नुकसान ने पापा की जान ले ली और एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे भाई की उम्र अभी सिर्फ 6 महीने की थी। पापा की मौत के बाद मम्मी का यहाँ कोई न रहा। ससुराल भी बस नाम का ही रह गया था। मम्मी को ना कोई सहारा था, इसलिए मम्मी ने वापस कनाडा जाने का फैसला कर दिया। उनके मायके से भी उनको लेने उनके भाई आ गए, लेकिन मेरी मम्मी ने उनके साथ जाना अच्छा नहीं समझा। लेकिन बिल्कुल जाने के टाइम ही मेरी दादी ने उनसे हम बहन भाई को अपने बेटे की आखिरी निशानी कहकर छीन लिया। फिर मम्मी के मायके वालों को भी ये बात अच्छी लगी कि अभी जवान लड़की है, अगर बच्चे साथ होंगे तो दूसरी शादी नहीं हो पाएगा, इसलिए बच्चे अपने खानदान वालों के पास ही रहने दो। और फिर हमारी माँ हम दोनों भाई बहन को रोते बिलखते हुए एक दूसरे से जुदा कर दिया। मेरी माँ कनाडा वापस चली गई और हम दोनों भाई बहन यहाँ दादी के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। कुछ टाइम तो मेरी दादी ने 5 साल की उम्र को पहुँची तो दादी भी चल बसी। फिर चाचा और चाची के हाथ हम लोग आ गए। अब से हमारी ज़िंदगी ऐसी नर्क हो गई कि बचपन जैसी खो गया। हमारी आंखों के सामने सारे घर के बच्चे खेलते कूदते रहते, लेकिन हम भाई बहन बस तरसते हुए आंखों से उन्हें देख सकते थे। खेलने की हमें परमिशन नहीं थी, तो मैं बहुत जल्दी समस्याओं में ढल गई थी। लेकिन कहते हैं ना, लड़के किसी के बस में बहुत जल्दी नहीं आते, इसलिए कभी कभार मेरा भाई जब बाकी बच्चों को खेलता देखकर उसमें शामिल हो जाता तो चाची का जूता दूर से बहुत तेजी से साथ उसकी तरफ ऐसा आता, ठीक निशाने पर मेरे भाई के सर में ठां करके लगता। फिर तो भाई को होश संभालने में 10 मिनट लग जाते और ये सब देखकर मैं इतनी डर जाती, बस हम दोनों भाई बहन एक कोना पकड़कर बैठ जाते। ऐसा तो बचपन गुजरा था। हम दोनों का पुराने कपड़े तो भाई को मोहल्ले के लड़कों के पुराने कपड़े ही मिलते, क्योंकि मेरे चाचा और चाची का एक ही बेटा हुआ था, वह भी मर गया था। अब सिर्फ एक ही औलाद थी और वह भी बेटी। मेरी चाची अपने भाई से एक बेटा गोद लिया था, लेकिन वह भी जब 10-12 साल का हुआ तो अपने पापा के पास लौट गया। हम भाई बहन भी जवानी के तरफ बढ़ रहे थे। चाची की लड़की भी करीब करीब हमारी ही उम्र की थी। उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस बात पर गहरा सदमा पहुंचा था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उन्होंने अब मेरे भाई के सर पर प्यार का हाथ रख लिया कि चाचा और चाची अब उम्र के इस मोड़ पर थे जब उन्होंने अपने लिए भी कोई सहारा चाहिए था, और भाई के सर पर हाथ रखने की वजह उनका बुढ़ापा था। चाचा चाची ने हम दोनों को पालना शुरू कर लिया था। हमारा स्कूल छुड़वा दिया गया था। अब फिर से उन लोगों ने पढ़ाई शुरू करवा दी थी। हम भाई बहन अब भी दिल से पढ़ने लगे थे। हमारी मम्मी कनाडा की खूबसूरत औरत थी।
जिसके नतीजे हम दोनों भाई बहन यहाँ के सारे रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग थे और हमारे साथ अब हमारी कदर भी बढ़ने लगी। अब मेरे भाई का बहुत ख्याल रखते थे। जब भाई मुझसे भी ज़्यादा उन लोगों के साथ बातचीत करता, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और दिन ब दिन थोड़ी मायूस होने लगी थी, क्योंकि मेरी अभी भी वही नौकरों जैसी हालत थी। कॉलेज से वापस घर पर आकर सारा काम मेरे लिए छोड़ दिया जाता। मैं काम में लगी रहती तो थकान की वजह से सुबह कॉलेज जाने का मेरा दिल नहीं करता था। फिर मैंने पढ़ाई छोड़कर घर का काम ही संभाल लिया था, जिससे किसी को कोई भी एतराज़ नहीं था। मेरी कज़न की किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। उन दोनों का उठना बैठना, खाना पीना, घूमना साथ ही होता था। हम भाई बहन ने बहुत दुख देखे थे, लेकिन मेरे साथ तो अभी भी यही सब होता था और मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब वह बहुत खुश रहने लगा था। कुछ दिन के बाद मेरी चाची ने अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करवा दी और वे अपने ससुराल चली गई। लेकिन मेरा नसीब तो अभी भी अंधेरे में ही डूबा रहा। जब हम दोनों 8 साल के थे, हमें अपने माँ बाप की शादी की तस्वीर चाची ने दिखाई थी। तब मैंने और भाई ने सोचा कि हम लोग बड़े होकर माँ से मिलने ज़रूर जाएंगे। तब से मैंने वे तस्वीर संभाल रखी थी और उस इंतज़ार में थी कि भाई बड़ा होकर मुझे मम्मी से मिलवाने लेकर जाएगा। मेरा भाई अब बड़ा था, इसलिए मैंने मौका पाकर उससे बात करने की कोशिश की और वे तस्वीर लेकर उसके पास गई। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अपने भाई को इतना बदलता हुआ देखा। उसको मम्मी की तस्वीर देखने की भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसने मुझे इस बात पर ही धमका दिया, ये बेकार के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने देखी नहीं कि कितनी मुश्किलों के बाद हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा टाइम आया है और मैं अब बेकार में इनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। माँ को हमारी फ़िक्र होती तो हमें इस तरह अकेला छोड़कर क्यों जाती। अब मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर मेरा ख्याल रखने वाली और मुझे अपना बनाने वाले मेरे चाचा और चाची हैं। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। ऐसा लग रहा था मेरा इकलौता सहारा मेरा भाई भी मुझसे दूर हो चुका है। यही तो मेरी आखिरी उम्मीद था, लेकिन वह भी बदल चुका था। और बदलता भी क्यों नहीं, उसे तो सब कुछ मिल गया था। एक मैं ही थी जो अभी तक हर चीज़ और हर रिश्तों से दूर थी। मैं एक बेटी होकर माँ की कमी को कैसे भूल सकती थी, लेकिन फिर हालात की नज़ाकत को समझते हुए मैंने भी चुप्पी साध ली थी और सब्र के कड़वे घूंट पी लिए थे। मुझे इंतज़ार था सही टाइम आने का, क्योंकि मैं ज़िंदगी में एक बार ही सही लेकिन माँ से ज़रूर मिलना चाहती थी। आज तक जो ताले मैंने अपनी ज़ुबान पर लगाए थे, वह सब माँ के सामने खोलना चाहती थी। अपने सारे दुख अपनी माँ को बताना चाहती थी। उनके छोड़ के जाने के बाद ज़माने ने कैसे कैसे हम पर सितम ढाए थे। भाई के बदल जाने के बाद मैंने अपने भगवान से दिल लगाया था। मुझे अब उस घर में किसी रिश्ते से कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। मैं सारे काम अकेले निपटाने के बाद भी बस भगवान में बिजी रहती। रातों को जाग जाग कर भगवान से प्रार्थनाएं करने में बिजी रहती, क्योंकि मेरा एक ही सहारा जो भगवान थे। अपने दिल की सारी बातों को उनसे बताया करती थी। मुझे एक दिन ज़रूर मिलना था। कई बार मुझे घर से भागने का भी ख्याल आया, लेकिन फिर अपने दिल को समझाया कि मैंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, वरना लोग मेरी माँ को बुरे समझेंगे और कहेंगे ज़रूर उसकी माँ बुरी औरत रही होगी, जिसकी वजह से बेटी ने ऐसे कदम उठाया है। कुछ साल मेरे इसी तरह बीत गए। दिन रात भगवान की भक्ति करती रही, लेकिन इन सालों में कुछ जितना सुकून मिला था, उसे दिल को एक तसल्ली मिल गई थी कि दुनिया नहीं तो भगवान को मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करनी होगी। फिर एक दिन भाई मेरे कमरे में आया। मन्नू कई महीनों बाद हुआ, क्योंकि उसको अब बहन से बात करने के लिए भी अपनी चाची और चाचा और अपनी मंगेतर की रजामंदी देखनी पड़ती थी। और फिर मैंने भी उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दी थी, क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया था। मेरी चाची ने मेरे भाई का रिश्ता तय कर दिया था। उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से मेरे भाई का रिश्ता तय कर दिया था। मेरा भाई अब हमेशा बहुत खुश रहता था, उस लड़की को पसंद भी करता था। मैं भी अपने भाई की खुशी में खुश थी। फिर भाई ने आकर बताया कि कुछ दिन में उसकी शादी होने वाली है। मैंने उसको मुबारकबाद दी तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी घर बस जाए, कहीं मेरी शादी के बाद ये लोग उम्र भर तुम्हें नौकरानी ना बना ले। मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकता।
ये कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज पहली बार मुझे भाई के अंदर बाप का रूप दिखाई दिया था। मेरे अंदर भी जैसे माँ की ममता उमड़ आई थी। मैंने उसका माथा चूम लिया था, अपना हर फैसला उसके सर कर दी थी। जो भी मेरे भाई का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अब की बार मैंने उससे माँ से मिलने की ख्वाहिश भी बताई थी। मैं जान चुकी थी कि इस मामले में मजबूर है। फिर आखिर हम दोनों भाई बहन ने ढेर सारी बातें की थी और अगले दिन से ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसमें मैंने भी खुशी खुशी हिस्सा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मुझे उदास देखकर अपनी खुशियाँ ठीक से मनाने में कोई कमी ना रहने दे, इसलिए बढ़ चढ़कर मैंने भी खुशियाँ मनाई थी। चाचा चाची भी भाई की शादी को लेकर बहुत खुश थे, इसलिए उसने भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। मुझे भाई की शादी के लिए चाची ने अच्छे कपड़े भी दिलवाए थे। पहली बार मैं खानदान के सारे लोगों से मिली थी। उसके अलावा भी चाचा और चाची के कई जान पहचान वाले रिश्तेदारों से मिलवाया था। सब ही लोग जो मुझे मिलते हुए मेरे पापा और माँ की ही बात करते थे। मैं तो समझी थी कि हमारे घर के तरह बाकी दुनिया भी उन्हें भूल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस दफ़ा मुझे खूब प्यार मिला था। फिर एहसास हुआ कि सच में दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, यहाँ कई लोग बहुत अच्छे भी हैं। भाई की शादी अच्छे से हो गई। थोड़े दिनों में मेरे लिए भी रिश्ते आना शुरू हो गए। फिर मेरे भाई ने अपने ससुराल में ये बात कह दी थी, जो भी रिश्ता आएगा उसको पसंद करने का हक सिर्फ मेरी बहन को ही होगा। शादी के बाद अब वह भी लोगों के सामने बोलना सीख गया था। फिर जब भी कोई रिश्ता आता तो चाची मुझसे ही हाँ या ना करने को कहती। अभी मैंने 4 रिश्ते लौटा दिए थे, अब की बार 5वां रिश्ता आने वाला था। ये लोग काफ़ी अमीर और लड़का अपने माँ बाप के कारोबार संभाल रहा था। उनका कहना था कि रिश्ते से मना करने की तो कोई वजह ही नहीं है, फिर भी तुम उन लोगों को मिलकर ही फैसला करना। फिर अगले दिन उन लोगों को बुलाया गया। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जिनको ये लोग लड़का कह रहे थे वे अच्छा खासा बड़ी उम्र का आदमी था, लेकिन फिर एक बात छोड़कर बाकी सारी उसमें खूबियाँ थी। फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही उस लड़के ने मुझसे ज़रा अकेले में बात करने का वक्त मांगा, तो सब ने ही उस बात पर बड़ी ही ताज्जुब किया, लेकिन फिर मैंने उसकी उस बात पर हामी भर ली और हम दोनों को कुछ मिनट अकेले बात करने के लिए दिए गए। उससे बात करके मुझे अंदाज़ा हो गया कि यही वो आदमी है जो सहारा बनेगा और मेरी माँ से मिलने की ख्वाहिश पूरी करेगा। मेरी माँ से मिलने की ख्वाहिश मुझे एक बार फिर से जाग उठी। उस लड़के ने अकेले में बात कुछ यूँ की, आप सोच रही होंगी कि मेरी उम्र आपसे काफ़ी बड़ी है, फिर भी मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो ये बात आप जान लें कि ये शादी सिर्फ मैं अपने माँ बाप को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ और वे लोग शादी करवा कर वापस ओमान अपने बेटे के पास चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं तो बिल्कुल राज़ी हो गई थी। उसने कहा कि शादी के बाद आप मर्जी से मालिक हैं, चाहे तो मेरे साथ रहें और चाहे तो जहाँ भी रहें, आपकी मर्जी होगी। आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। आप मेरे माँ बाप को खुश करने के लिए मुझसे शादी करने पर रजामंद होंगी। मुझे उसकी बात बड़ी हैरानी करने वाली थी। मेरी आंखों में पुराने ख्वाब फिर से जाग उठे थे। अब तो मना करने की कोई वजह ही नहीं बनती थी। बाकी ऐसा क्यों कह रहा था, इस बात का मैंने शादी के बाद जानने के लिए छोड़ दिया था और अभी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। हम दोनों ने घर वालों के पास आकर उन्हें अपनी रजामंदी को बता दिया था, तो सारे घर वाले खुश हो गए और मेरी होने वाले पति ने मुझे अंगूठी पहनाई और शादी की मंगनी की रस्म पूरी हो गई। उसके बाद जल्दी शादी की तारीख भी रख दी गई और मेरे घर वालों को अपनी थोड़ी सी बहुत तैयारियां करने का टाइम भी मिल गया। ये बात सच है कि मेरी आंखों में उस शादी का कोई ख्वाब नहीं था और ना ही मेरे दिल में उस शादी से लेकर कोई जज्बात थे। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शादी करने के बाद अपनी माँ के पास जा सकूंगी और मुझे इतना खुश देखकर सब ये समझ रहे थे मैं शादी से बहुत खुश हूँ। मैंने भी सबका भरम रखा हुआ था। मेरे भाई भाग भाग कर शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। मैं देखती तो उसकी पत्नी का चेहरा ये देखकर उतरा हुआ था कि उसने भी मेरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। शायद इसलिए उसका मुंह उतरा हुआ था। मेरी भाभी मेरे भाई से इतनी मोहब्बत करती थी कि भाई का दूर जाना उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे होने वाली सास बहुत अच्छी औरत थी। रिश्ते के बाद से वह कई बार मुझसे मिलने आई थी।
हर दफ़ा मुझे कहती कि मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। मैं हर बारी उन्हें यकीन दिलाती कि भला शादी करके मैं क्यों उनका साथ छोड़ूंगी, लेकिन उस औरत का दिल पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं होता। अगली बार मिलने पर फिर उसके होठों पर वही बात होती कि मेरे बेटे का साथ बिल्कुल मत छोड़ना। मेरा दिल मेरी सास का फिक्रमंद चेहरा देखकर घबरा जाता था। आखिर उनके बेटे की ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से उन्हें ये डर था कि मैं उनके बेटे का साथ छोड़ दूंगी। फिर ये बात भी मेरे दिमाग में थी कि मेरे होने वाले पति ने भी उस दिन अजीब बात कही थी, शादी के बाद तुम जहाँ चाहो रह सकती हो। अब मेरे लिए ये बात जानना तो शादी के बाद ही था, इसलिए मैं हर बार इस बात का यकीन दिलाती थी, आपके बेटे का साथ जिंदगी भर निभाऊंगी। मेरी सास मेरी बात सुनकर बहुत खुशी खुशी हो जाती और मुझे आशीर्वाद देती, और फिर वही तो मेरी उम्मीद था, मैं भला उसका साथ कैसे छोड़ देती। मेरे होने वाली सास मुझे अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार था जब मैंने अपने लिए शॉपिंग अपनी मर्जी से की थी। पहले तो हमेशा कजन की उतरना ही पहनती थी, फिर कभी किसी दिवाली पर नया जोड़ा पहनती थी। वह चाची ने अपनी मर्जी से सिलवाया होता था। आज मैं खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रही थी। सास होने वाला पति दोनों मेरे साथ थे। मुझे अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे चीज़ पसंद करने के लिए कहा गया। मुझ पर जचती हुई ज्वेलरी और ड्रेसें देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। आखिर मैं भी एक लड़की थी, जिंदगी भर अच्छी चीज़ों के लिए तरसती थी। इतना सब कुछ देखकर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझ पर तो किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि लोगों के कदमों से उठकर सीधा आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये सब उन प्रार्थनाओं का सिला था जो मैंने छुप छुप कर एक कोने में भगवान से मांगी थी, और आइंदा भी अपनी भगवान से पूरी उम्मीद लगाए हुए थी। शॉपिंग के बाद घर पहुंची तो मेरी चाची और मेरी कजन इतना सारा सामान देखकर दंग रह गए। सब इतना महंगा था जितना उन लोगों ने भी कभी नहीं पहना था, और फिर तो उनके टुकड़ों पर ही पली थी। मेरे इतने ठाठ देखकर उनको हैरानी होने लगी थी। पूरे दिन शॉपिंग के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए जल्दी जल्दी कमरे में गई और भगवान से प्रार्थना की अपनी सास के साथ। अगली सुबह मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे घर के रंग ही बदले हुए थे। सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जो लोग मुझे घर की नौकरानी समझती थी, आज ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे नाश्ते का पूछा था। मुझे बहुत परेशानी हुई कि लेकिन ये सब पैसे की ताकत थी। मैं जान चुकी थी, लेकिन काश मेरे माँ बाप भी मेरे साथ होते, हमारी ज़िंदगी खुशहाल होती। शायद मेरे साथ बचपन से ही सब रिश्तेदारों का यही अच्छा सलूक होता, लेकिन हमने अपने बचपन में कितने दुख देखे थे, मैं गुजरे दिन कभी नहीं भूल सकती थी। मेरे लिए चाची ने नाश्ता लाया था, मैंने भी मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया था। सारी ज़िंदगी उनसे कोई शिकायत नहीं की थी, तो अब जाते जाते मैं उनका भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्हें यही गुमान रखने देना चाहती थी कि उन्होंने हमारी परवरिश की और हमारे माँ बाप के बाद हमें पाला। शाम को मेरी मेहंदी की रस्म थी। भाई और मेरी भाभी और चाची मेरी भाभी दोनों मेरे पास आईं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पार्लर की तरफ ले गई थी। मेरी चाची पूरे रास्ते मुझसे बातें करते हुए गई थी। मैं बुत बनी सिर्फ उनकी बातें सुन रही थी। एक दो बार शायद मैंने हाँ में सिर हिलाया था, तब की पूरी तरह से ये बात मेरे दिल में बिठाना चाहती थी कि वे मेरी माँ ही हैं, और मेरी साथ जितनी भी उन्होंने बदसलूकी की थी वह तो परवरिश का हिस्सा था। शायद ये सब इसलिए था कि मैं शादी के बाद भी उनसे अच्छे ताल्लुक़ बनाए रखूं। सबसे बड़ी वजह मेरे होने वाले पति की दौलत थी। उनका ये प्यार और मीठे बोल सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज मैं खुद को पहले से कहीं ज़्यादा फ़कीर समझने लगी थी। दुनिया और दौलत की अहमियत इंसान की हैसियत बदल देती है। एक पल में मुझे नौकरानी से महारानी बनाने में देर नहीं लगाई। मेरी हैसियत अब बदल गई थी। चाची ने मुझे अपने सीने से लगाया था। पार्लर पहुंचकर मेरा महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवाया गया। आज शाम मेहंदी के रस्म के लिए फिर से सजाया गया। यूँ मेहंदी का रस्म पूरा हो गया। अगले दिन मेरी शादी थी। न जाने क्यों सारी रात मेरी आंख ना लग सकी। दिल में अजीब तरह के जज्बात उभरने लगे थे। माँ बाप को तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन एक ही भाई था जिसे भी दूर होने जा रही थी। मेरा साथ बचपन से ही दोस्तों की तरह था। हम दोनों जुड़वा थे, इसलिए हर पल साथ दिया करते थे। बेशक हमने ज़िंदगी में खुशियों से ज़्यादा दुख देखे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ हमने हर बात
बर्दाश्त करने की हिम्मत थी। भले ही मैं भाई के हम उम्र थी, लेकिन हमेशा ही मैंने बड़ी बहन बनकर माँ के फ़र्ज अदा किए थे। भाई को अकेला छोड़कर जाने का सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अजीब अजीब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। जिस भाई ने मेरा रिश्ता मेरी पसंद के करवाने के लिए घर वालों से झगड़ा मोल लिया था, वह भाई क्यों मुझसे इतना दूर रहने लगा था। मेहंदी की रस्म में भी पूरी शाम मैंने उसको नहीं देखा था। न जाने कहाँ गुम था, न जाने किस कोने में जाकर छुप गया था। मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरस रही थी। उस भरी दुनिया में मेरा एक ही तो सगा भाई था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जैसे ही मेरे कमरे की तरफ दिखाई दी, मैं बाहर आ गई। दिल पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। आंगन में आ गई तो देखकर जान ही निकल गई कि मेरा भाई आंगन में अकेले एक मेज पर लेटा हुआ था। मैं भागकर उसकी तरफ पहुंची तो देखा वह गहरी नींद में था। न जाने कब आकर बाहर सोया था। मेरा दिल डूबने लगा। क्या वजह होगी जो यहाँ पर सोया है? दिल में सोच सोच कर डर पैदा हो रहा था। पता नहीं उसकी पत्नी कुछ कहकर बाहर तो नहीं भेज दिया था, या चाची से कोई अनबन तो नहीं हुई थी। मैंने भाई के सिरहाने बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों को उंगलियां फेरती रही, सहलाने लगी। उसका मासूम चेहरा देखते देखते न जाने कब मेरी आंख में से आंसू बेकाबू होकर उसके गाल पर गिर गए। वह जाग गया और चौंक कर बोला, मन्नू तुम कब आई? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और बोली, यही मेरी गोद में लेटे रहो और बताओ तुम इस तरह अकेले बाहर मेज पर क्यों सोए हो? और एक ही सांस में मैंने उससे सारे सवाल पूछ डाले जो उसे अकेला सोता देखकर मेरे दिल में आए थे। वह हंसकर उठ बैठा और बोला, अरे अरे मेरी प्यारी बहन, घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई को कोई दुख नहीं। मेरा सच तो ये है कि रात तुम्हारी शादी का सोच सोच कर दिल घबरा रहा था। तुम बस घर में एक दिन की मेहमान हो, फिर हमेशा के लिए अपने घर की हो जाओगी। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी जुदाई से डर गया था और नींद नहीं आई तो बाहर खुली हवा में आकर बैठ गया। मैंने कहा फिर मेरे पास ही आ जाते। मैं कौन सा सारी रात सो रही थी। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहीं लेट गया। पता नहीं कब आंख लग गई। फिर हम दोनों भाई बहन ने देर तक अपने बचपन से लेकर जवानी तक ढेर सारी बातें करते रहे, एक दूसरे के दुख सुख को याद करके। कभी हंसते कभी रोते। थोड़ी ही देर में सामने से मेरी भाभी दिखाई दी, जो नाश्ते की ट्रे हाथ में उठाए हमारी तरफ आ रही थी। दूसरे उसे आता देखकर हम दोनों ने अपने आंसू साफ किए और खुद को संभाल लिया और अपना हुलिया ठीक करके भाभी को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर नाश्ते के बाद जल्दी ही चाची आ गई। उन्होंने आते ही जल्दी जल्दी मचा दी, क्योंकि आज मेरी शादी का दिन था। हजारों काम करने थे। चाची ने मेरा चेहरा देखकर मेरे अंदर की उदासी भांप ली और बोली, मन्नू मुझे लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई हो। उनके सवाल करने पर मैंने कोई जवाब नहीं दे सकी और चुप कर सर झुका लिया। चाची ने कहा, चलो बच्ची तुम थोड़ा आराम कर लो, ऐसा उतरा हुआ चेहरा दुल्हन का अच्छा नहीं होता। मुझे अपने कमरे की तरफ भेज दिया। फिर मेरी आंख लग गई। मुझे सोते सोते पता नहीं कितना टाइम हो गया था। मेरी आंख खुली जब किसी की आने की आहट हुई। मैंने आंखों से ही खिड़की के तरफ देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। टाइम देखते ही मैं हैरान हो गई कि मैं इतना सारा टाइम सोई। फिर भागते हुए जाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर चाची एक बहुत बड़ा सा बैग लेकर खड़ी हुई थी और उनके पीछे 3-4 लड़कियां थीं, जो शायद उन्होंने पार्लर से मुझे तैयार करने के लिए बुलाई थी। मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, बेटा जल्दी से नहाकर कपड़े पहन लो। पार्लर वाले मुझे तैयार करने लगे तो मैंने खुद को शीशे में देखा। अब मुझे खुद को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ। मेरा रूप कितना निखरा था। आज मैं बिल्कुल ज़मीन पर चांद सी लग रही थी। ये सब मेरी माँ की बदौलत थी, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत बिल्कुल मेरी माँ पर ही गई थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं माँ से मिलूँ, आज के दिन अपनी माँ की आशीर्वाद लूँ। ऐसे ही टाइम बीत गया और अब मेरी बारात आने वाली थी। पहले कभी हमारे पूरे खानदान में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही मेरी सास जोर से भागती हुई मेरी तरफ आई और चाची और मेरी कज़न से मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे अपने बाहों में संभाल कर स्टेज पर ले गई। स्टेज पर पहुंच गई। मेरा दूल्हा मेरे स्वागत के लिए खड़ा हो गया। फिर हम दोनों की शादी गुरुद्वारे में हो गई।
मैं आंसुओं की बारिश के साथ जाकर अपने दूल्हे की गाड़ी में बैठ गई। ससुराल पहुंची तो उनका घर देखकर मुझे किसी महल सा लग रहा था। इस तरह फूलों से सजाया गया था। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में लेकर गई, जहां मेरा बेड सारा फूलों से सजाया गया था। मेरे कदमों में फूल ही फूल थे। गुलाब तो मुझे शुरू से ही पसंद है, लेकिन किस्मत इतने सारे गुलाब मुझ पर कभी निछावर कर देगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सास ने बेड पर बिठाकर कहा, अभी तुम्हारे दूल्हे को भेजती हूँ। ये कहकर वह बाहर चली गईं और मैं कुछ देर सिर्फ उस कमरे को ही देखती रही। पति ने कमरे में आकर मेरा स्वागत किया था, जहाँ एक प्यार के एहसास के साथ मैं डरी हुई थी। मेरे पति आकर मेरे पास बैठ गए और बहुत देर तक बातें करते रहे। बातों ही बातों में मुझे उसको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक उसने एक ऐसी बात कही जिससे मेरी सारी खुशी छीन कर रह गई। वह बोला कि मेरे ख्याल से मेरे मम्मी पापा सो चुके हैं, इसलिए मुझे भी अब अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। मैं उसकी बात पर बहुत हैरान हुई, लेकिन कुछ भी पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। बस मैं उसको सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसने मेरी नज़रों का सवाल समझते हुए उसने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि शादी सिर्फ मैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। तुम मेरी तरफ से हर तरह आज़ाद हो। ना तो मैं तुम पर कोई हक जमाऊंगा और ना ही तुम्हें खुद पर कोई हक रखने दूंगा, लेकिन मेरी हर चीज़, रुपया पैसा तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे अलावा इस घर की हर चीज़ पर तुम्हारा मालिकाना हक रहेगा। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं अकेली बैठी रही। कुछ देर पहले तक मुझे अपनी ज़िंदगी पर बहुत गुमान था। पति के शब्द ने एक बार फिर मुझे अधूरा करके रख दिया था। उसकी उन बातों की वजह से मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन जैसा भी था, अब मुझे उसके घर में रहना था। उसकी इस बात को भी राज रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शायद मेरे आने से उसे इतना फ़र्क पड़ा था जितना फ़र्क मेरी ज़िंदगी में ये राज खुल जाने पर पड़ता। मैंने चुप्पी में ही बेहतर जाना। मैंने पति की दूरी को अपने दिल में एक राज की तरफ दफन कर लिया। सुबह मैं सब घर वालों के जागने से पहले ही उठ गई, ताकि मेरे सास ससुर को इस बात की भनक भी ना लगे कि मेरा पति रात में मेरे साथ नहीं सोया था। मैंने सवेरे उठकर कपड़े बदल लिए थे और खुद को नॉर्मल कर लिया था। सास ने आकर पूछा, बेटा कहाँ है? तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि उन्हें रात ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए मैंने सुबह उनको दूसरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। मेरी सास मेरी बात सुनकर खुश हो गई और मेरी बलाई लेने लगी। मैं उनके बेटे का भी ख्याल रख रही हूँ। इतने में मेरे पति भी कमरे में आ गए और सास को देखकर परेशान हो गए। वह क्या सोचेगी? वह अलग कमरे में सोया था, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट देखते ही मैंने बात को संभाल लिया और उनके कुछ पूछने से पहले ही बता दिया कि मैंने मम्मी को बता दिया है कि आप रात ना सो सके, जिसकी वजह से सुबह दूसरे कमरे में सोने गए थे। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फिर सास ने हम दोनों को जल्दी बाहर नाश्ते के लिए आने का कह दिया। हम दोनों नाश्ते के टेबल पर पहुंचे तो वहां उन्होंने वापस ओमान जाने की खबर सुनाई। उनके जाने का सुनकर मैं तो थोड़ी उदास हो गई थी। उसने बताया कि हम शुरू से ही वहीं रहते हैं, यहाँ कारोबार तुम्हारा पति संभालता है, इसलिए मैं इस शादी के लिए परेशान थी। अब तुम आ गई हो, अब इसकी फ़िक्र भी ख़त्म हो गई है। और नाश्ते के बाद उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। मैंने आज पूरा दिन सास की मदद की और शाम को वे लोग चले गए। उनके जाने के बाद घर में खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि अब मेरे पति का रवैया बहुत बदला हुआ था। वह पहली रात से ही मुझसे दूर रहते थे, ज़्यादा बात ना करते, बस अपने कमरे में रहते और ऑफिस चले जाते। बस हमारा मिलना होता तो नाश्ते और खाने के लिए। यूँ तो वह मुझसे ज़्यादा बात ना करते थे और ना ही हंसते बोलते। शादी के एक हफ्ते के बाद चाची और मेरा भाई कजन मुझसे मिलने आए थे। मेरे पति उस टाइम ऑफिस जा चुके थे। मेरी कजन ने मुझसे पूछा कि हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि पति से कनाडा जाने की फरमाइश करूँगी, जहाँ मेरी माँ रहती है, और फिर बेसब्री से पति के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि मेरी कज़न पूछ रही थी कि हम लोग हनीमून कहाँ जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश कि आप मुझे कनाडा लेकर जाएं। इस बात पर मेरे पति ने बहुत गुस्सा हुआ
और रुखा हुआ जवाब दिया। वह बोले, जो तुम जानती हो कि हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है तो ये हनीमून कैसा। अब अगर तुम्हें कनाडा जाना है तो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करवा देता हूँ, तुम चली जाओ। मैंने उससे कहा कि मैं पहले कभी नहीं गई, आपके बगैर कैसे जा सकती हूँ। पति ने कहा कि मेरे साथ ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, तुम्हें अपनी हर चीज़ पर हर दिन अकेले ही निभानी होगी, मेरे साथ ही उम्मीद अभी मत रखना। मुझे उनकी इस बात पर बहुत सदमा पहुंचा और फिर मैंने सोच लिया कि जो मर्द मेरा सहारा नहीं बन सकता उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का आखिर क्या फ़ायदा। पैसा तो मेरी मंजिल कभी नहीं थी। फिर मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप मेरे जाने का इंतज़ाम करें, मैं अकेले ही जाऊंगी। पति ने ऑफिस में फ़ोन किया और मेरे कनाडा जाने का वीज़ा निकलवा दिया। अभी कुछ दिन बाकी थे। उन दिनों मैं पति के करीब आना चाहती थी, लेकिन पति को न जाने इस बात से क्यों ऐतराज़ था। उन्हें मुझे अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने की परमिशन दी और मैं कनाडा चली गई। यहाँ आकर मेरे पास माँ की एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे रहने का बंदोबस्त मेरे पति ने यहाँ पर करवा दिया था और मुझे आते टाइम कुछ पैसे दे दिए थे, लेकिन यहाँ मुझे अपने भविष्य और रोज़गार की ज़रूरत है, क्योंकि माँ को न जाने मैं कब ढूंढ पाती। तब तक ज़िंदगी यहीं बसर करनी थी। पति के दिए हुए पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। चाचा और भाई से भी कुछ नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मेरे कनाडा आने पर उन लोगों को बहुत ऐतराज़ था, जिसके बावजूद मैं चली आई थी। मुझे यहाँ रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। अभी तक मैं अपनी माँ का कोई अता पता नहीं लगा सकी थी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए मैंने लड़कियों के लिए पुलिस में नौकरी का प्रचार देखा। मुझे ये प्रचार देखकर ख्याल आया कि अगर मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं तो माँ का पता आसानी से लगा सकती हूँ। इसलिए मैं कोशिश की और मेरी कोशिश कामयाबी रही। करीब 6 महीने की बड़ी मेहनत के बाद मुझे कनाडा पुलिस में जेल में जेलर बन गई। और मेरी चाची से तो मेरा कोई बातचीत नहीं होता था, लेकिन पति से अक्सर फ़ोन पर बात होती थी। मेरी नौकरी का सुनकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दिया था। मैंने उनसे एक शर्त रखी थी कि आप मुझे यहाँ आकर मुबारक देंगे। वे मेरी बात मान गए थे और मैं खुशी खुशी उनका इंतज़ार करने लगी। वे जल्दी मुझसे मिलने कनाडा आ गए थे। मैंने उनको यहाँ पर खूब घुमाया फिराया था। मेरे साथ अब पहले से अच्छा रवैया रखने लगे थे। उनकी तबीयत में अब काफ़ी बदलाव आ चुका था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक ख़तरनाक बीमारी थी, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे अपने आप से दूर रखा। और मेरे कनाडा चले आने के बाद उन्होंने ये अपना इलाज करवाया था, जिसकी वजह से अब वह बिल्कुल ठीक थे, मेरे साथ बहुत खुश थे। अब अक्सर पंजाब आना जाना लगा रहता था। कारोबार के कुछ काम से उन्हें भी मेरी माँ को ढूंढने में मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन अभी तक हमारी सारी कोशिशें बेकार थी। उन दिनों मेरे पति आए हुए थे और मेरी नाइट ड्यूटी एक अस्पताल में लगी हुई थी, जहाँ अचानक एक कैदी औरत पहले से ही प्रेग्नेंट थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसके पास ही खड़ी थी जब उसने कहा कि तुम मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि ये भी मेरी तरह जेल में रहे। उस औरत को कई सालों की सज़ा सुनाई गई थी और मेरा दिल तो वैसे भी ममता से भरा हुआ था, क्योंकि मैं खुद ही अपनी माँ के लिए तरस रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। लेकिन जब मैं बच्चे को लेकर अपने घर पहुँची, एक प्यारा बच्चा मिलने की खुशी अपने पति को सुनाई तो मेरा पति बच्चे का चेहरा देखकर रोने लगा। मुझे उसके रोने पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने वजह पूछी थी तो उसने बताया कि मैं भी अपने माँ बाप को इसी तरह मिला था। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह एक और बच्चा अपनी ज़िंदगी में अकेला रह जाए। मेरे माँ बाप मुझे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वह रहते अपनी सगी औलाद के साथ ही हैं। मैं ही जिस तरह अकेला तड़पता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी तड़पे। इसलिए तुम जाओ और ये बच्चा उसकी माँ के हवाले कर दो, भले जेल में ही, लेकिन होगा तो अपनी माँ के साथ ही ना। मैं मजबूर होकर बच्चा लेकर वापस अस्पताल पहुँची तो ये देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि उस औरत को मिलने औरतें आई हुई थी, जिसमें से एक की शक्ल बिल्कुल मेरी माँ से मिलती थी। नहीं, बल्कि वह तो मेरी माँ ही थी। और जिस लड़की का बच्चा हुआ था वह मेरी माँ की दूसरे पति की लड़की थी। उसने अपने पति का खून करके जेल में बंद थी।
उसी टाइम वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए जेल में ही बच्चा हुआ था। अब मेरी माँ भी वहीं मुझे मिल गई। बहुत रोई, मैंने भी अपनी सारी दुखों को सुनाया और अपनी माँ को अपने घर ले आई। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।